आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के अयोग्यता संबंधी मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है। वह एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र ना चल रहा हो, परंतु वह उस अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकता। तीसरा है, यदि किसी विधेयक में सरकार के द्वारा निधि उधार लेने के संबंधी उपबंध हैं, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को लौटा नहीं सकता। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3, मतलब कि 1 और 3, पहला और तीसरा जो है सही है। दूसरा कथन जो है वो इसलिए गलत है, ठीक है, क्योंकि जब संसद सत्र में ना हो तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है और इन अध्यादेशों को संसद द्वारा अपना अगला सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। वह किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इस अधिनियम से भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह अधिनियम लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3, मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं और निर्वाचन आयोग मुक्त चिन्हों और आरक्षित चिन्हों को निर्दिष्ट करता है, जिसका अभिप्राय क्रमशः मान्यता प्राप्त दलों और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से है। कोई भी दल एक राष्ट्रीय दल तभी होता है जब इस दल को 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो और इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 1, पहला कथन जो है वो सही है, क्योंकि भारत विश्व के सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं, यह पूर्णतया सही है। दूसरा कथन जो है, क्योंकि भारत में अगर 2016वीं लोकसभा यानी 2014 के ठीक पहले की बात करें तो देश में 6 राष्ट्रीय दल, 47 क्षेत्रीय दल और 1593 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल थे। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को देश भर में अपने उपयोग के लिए विशेष तौर पर एक आरक्षित चिन्ह आवंटित किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्रीय दल को राज्य या राज्यों में जिनमें उसे मान्यता प्राप्त है उसके उपयोग के लिए आरक्षित चिन्ह आवंटित किया जाता है। दूसरी तरफ कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल स्वतंत्र चिन्हों की सूची में से एक चिन्ह चुन सकता है और दूसरे शब्दों में आयोग कुछ चिन्हों को आरक्षित चिन्ह के तौर पर रखता है जो कि मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के लिए होता है और अन्य चिन्हों को स्वतंत्र चिन्ह के रूप में सूचीबद्ध करता है जिनका उपयोग अन्य उम्मीदवार करते हैं। यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है तो दल
को राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता दी जाती है अगर 2 राज्यों में से होता है। तो इसका सही जो आंसर है, मतलब कि अगर किन किन परिस्थितियों में क्षेत्रीय दल को मान्यता मिलती है, मतलब कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलती है, यदि लोकसभा या विधानसभा में के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों में से 6% मत प्राप्त कर ले, या फिर इसके अतिरिक्त वह राज्य और राज्यों में लोकसभा की कुल 4 सीटें प्राप्त करता है तो, अथवा यदि वह किसी आम चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें जीते, या फिर ये प्रत्याशी कम से कम 3 और जो 2% सीटें जीते और साथ में प्रत्याशी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुनकर आए, या फिर यदि उसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है, ठीक है, 4 राज्यों में, 2 राज्यों में नहीं 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो गई है, तब भी उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाए, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उसे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि नगरपालिका और उसके लिए नगर पंचायत छोटी नगरीय क्षेत्रों के लिए, नगर परिषद संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए, नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए, तो कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। ठीक है, क्योंकि संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का चुनाव किया जाता है, ठीक है, और छोटे शहरी क्षेत्रों नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका होती है, नगर पालिका होती है, और बड़े के लिए नगर निगम होती है, इसलिए केवल तीसरा ही केवल सही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। औद्योगिक कामगारों को, अभिरक्षा में आए हुए व्यक्तियों को, महिलाओं और बच्चों को, या कूट के आधार पर हमें इसका उत्तर चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है कि 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है, तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है विधिक सेवा के संदर्भ में, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। ठीक है, तो तीनों कथन जो हैं वो विधिक सेवा के प्राधिकरण के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा में प्रदान की जाती है इनको। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में विचार कीजिए कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। तो 2 और 3 जो हैं वो सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में एक महाविधिवेक पारंगत विधि वेकता हो। तो पहली जो शर्त है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कोई योग्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि केवल दिल्ली और पांडिचेरी ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जिनका स्वयं का उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2, मतलब दोनों कथन जो हैं गलत है। क्योंकि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, इनमें से 3 सह अधिकार उच्च न्यायालय हैं
और केवल दिल्ली ही इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है और जिसका उच्च न्यायालय 1966 से कार्य कर रहा है। अन्य संघ शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पुडुचेरी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं। अगर दूसरे कथन की बात करें तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में उच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकारिता, शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है और वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के संबंध में विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और आपराधिक मामलों में अपील की सुनवाई जिला न्यायालय में होती है, जबकि सिविल मामलों में इसका निपटान सत्र न्यायालय में किया जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन जो है इसलिए है कि निःशुल्क कानूनी सहायता या निःशुल्क कानूनी सेवा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत तर्कसंगत, निष्पक्ष और न्यायोचित आजादी की बात करता है, जिसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, केवल विधि के अनुसार ही स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर। आपराधिक मामलों में अपील सत्र न्यायालय में की जाएगी और सिविल मामलों में अपील जिला न्यायालय में की जाएगी, जिस पर सुनवाई और निपटान अपील दायर करने की तिथि के 6 महीने के भीतर सुनवाई की जाएगी। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं, छुट्टी, पेंशन को संबंध में विचार कीजिए कि इनका निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है या संसद के द्वारा मतदेय हैं और इनका भुगतान भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। सत्य नहीं है। 2 और 3 जो हैं वो सत्य हैं। पहला जो है वो सत्य है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और वेतन भत्ते जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनकी सेवा की शर्तें कार्यकाल के दौरान समान रहती हैं, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है कि न्यायाधीशों और स्टाफ के वेतन, भत्ते, पेंशन के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और वेतन, भत्ते, सुविधाओं का संसद के द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है, इसलिए दूसरा और तीसरा भी गलत है। इसलिए सही आंसर जो है केवल 2 और 3 होगा, क्योंकि पहला जो है सही है और पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रावधान है और दिल्ली विधानसभा के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण विधानसभा की कुल संख्या के 15% पर किया जाता है और दादर नगर हवेली के प्रशासक समवर्ती रूप में दमन और दीव के प्रशासक होते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है, दूसरा कथन इसका जो है वो गलत है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% नहीं 10% ही हो सकती है। अर्थात
7 मंत्री होंगे जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। ठीक है। अगला, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की सीटें जो हैं वो 70 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संबंध में विचार कीजिए कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन किया गया और नालसा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है और नालसा विवादों व मैत्रीपूर्ण सामंजस्य निपटान के लिए लोक अदालत के संचालन में सहायता करता है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मतलब इसके सारे कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की पात्रता पर विचार कीजिए। इसके लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उसे संसद की नज़रों में सम्मानित विवेकता होना चाहिए, उसे भारत के किसी क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2 और 3, केवल 2, केवल 3 या फिर 1 और 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा ही कथन जो है वो सत्य नहीं है, बाकी पहला और तीसरा जो है सत्य है, इसलिए बी ऑप्शन का सही है। क्योंकि संसद की नजरों में विधिवेकता नहीं, राष्ट्रपति की नजरों में विधिवेकता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन के तहत कमी की जा सकती है और संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि न्यायिक, पहला कथन इसलिए नहीं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत ढांचे के तत्व के तौर पर घोषित किया है। ठीक है। अतः न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी कम नहीं किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।